हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी टीजीटी की बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अर्थशास्त्र की जो क्लासें हैं वो हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने 5 क्लासों को कर लिया है और ये हम लोगों की 6वीं नंबर की जो क्लास है, ये 6 नंबर की जो क्लास है ये हम लोगों की रहने वाली है। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग के बारे में, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था, मांग के बारे में जाना था। मांग का अर्थ जो है, मांग का अर्थ क्या होता है, मांग के निर्धारक तत्व, मांग के निर्धारक तत्व के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मांग फलन के बारे में जाना था। मांग फलन, मांग के प्रकार, मांग के प्रकार। तो इन सभी पर जो हम लोगों ने डिटेल में पिछली क्लासों में जाना है, 4 और 5 क्लास में, उसका आज हम लोग उनके जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ये टॉपिक पूरा हो गया है, नहीं, अभी हम लोगों को मांग की लोच, मांग की लोच जो है उसको कवर करना है, पूरा का पूरा मांग की लोच को पढ़ना है और उसके बाद उनके भी एमसीक्यू करने हैं। तो याद रखिए कि हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को आप लोगों को बताएंगे। ये आप लोगों को पार्ट नंबर 3 रहने वाला है मांग में। आप समझ लीजिए कि मैंने पार्ट 3 में आप लोगों को मांग के बारे में बताया है, भले ही छोटी छोटी क्लासें लेकर आप लोगों को बताया है, लेकिन मैंने पूरा ये सोचा है कि मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसा पेड बैचों में पढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भी आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों का अच्छे से अच्छा मतलब तैयारी की जा सके। अगर मान लो वैकेंसी आती हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्म मतलब उसमें तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें, अभी से करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलें और बस जब तैयारी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम लोगों को रिवीजन ही करना हो। तो इसीलिए हम लोग एमसीक्यू क्लास आज की करेंगे। ठीक है, मैंने कहा है कि हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, डिटेल भी करेंगे, सब चीज़ों को करेंगे। बस आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बात को सही आंसर आप लोगों को बताना है कि किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि इनमें से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि अगर हम लोग इनमें से मतलब मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तो मांग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। आय में परिवर्तन हो जाने से मांग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। या रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से इसका राइट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर हम लोगों के मूल्य में परिवर्तन होता है, मतलब कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन अगर होता है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है। आय में अगर व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो भी मांग में परिवर्तन होता है। और रुचि में अगर परिवर्तन होता है, फैशन में परिवर्तन होता है, तो भी मांग में परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होता है। गिफिन वस्तुओं की मांग जो है मूल्य वृद्धि से, अगर मूल्यों में वृद्धि होती है, मतलब कि वस्तु के मूल्यों में अगर वृद्धि होती है, तो बताइए, इन्होंने पूछा है कि गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगी। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं जो
हम लोगों की कैसी वस्तुएं होती हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं। गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगी, तो मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं सॉरी गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, क्योंकि ये जो मैंने आप लोगों को नियम बताया था, ये नियम की बात हम लोग कर देते हैं कि आय में परिवर्तन होने से, आय में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होगी, तो वो बढ़ जाती है। कैसा हो जाता है, तो वो बढ़ जाती है, ना कि घट जाएगी। घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी, क्योंकि हाँ, जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी जो है मांग, उनकी जो मांग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मूल्यों में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। ढाल जो है, मैंने कहा था आप लोगों से कि ढाल से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और पीछे वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस अभी मैंने हम लोगों को 2 नंबर पे किया था, वो भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की जो ढाल होती है, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड्स इज, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, या शून्य होता है, या फिर अपरिभाषित होता है। तो किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की जो ढाल होती है वो कैसी होती है, तो वो ऋणात्मक होती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, अब ये बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं पिछली क्लासों में। अब यहाँ पर टाइम अगर हम लोग दोबारा से आप लोगों को समझाएंगे, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है आप लोगों को, सारी की सारी क्लासें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए झारखंड का, उसमें आप लोगों को मैंने झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित जो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जो भी न्यूज़ डालनी होती है, तो मैं उस ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ठीक है। तो इसका जो ढाल होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। आय के बढ़ने पर, जैसे मान लो कि आज आपकी आय 10,000 रुपये है, और फिर आपकी आय 50,000 रुपये हो जाती है, तो आय बढ़ गई, मतलब कि आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग, कौन सी वस्तुओं की मांग जो है घट जाएगी। जब हमारी 10,000 आय थी, तब हम घटिया वस्तुओं का उपयोग करते थे। घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे मोटा अनाज की बात की जाए, मोटा अनाज, ठीक है, मोटे कपड़े, मोटे कपड़े, वनस्पति, वनस्पति घी जो है, उसके बारे में हम लोग, ये सब वस्तुएं जो होती हैं वो हम जो है, जैसे मतलब मोटे चावल का उपयोग करते हैं जब हमारी आय कम होती है, और जैसे ही आय हमारी बढ़ती है तो हम अच्छे चावलों का उपयोग करते हैं, जो सूती सूती मतलब कपड़े हैं उनका उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आय के बढ़ने पर उपभोक्ता कौन सी वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो घटिया वस्तुओं को निम्न कोटि की वस्तुएं भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर है कि बात करते हैं कि किसी आय के बढ़ने पर गिफिन वस्तुओं की बात हम लोग करते हैं, गिफिन वस्तुओं को हम लोग घटिया वस्तुएं कह सकते हैं। तो गिफिन वस्तुओं इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न वस्तुओं से अच्छा जो है वो गिफिन वस्तुओं का इसका सही आंसर हो जाएगा कि आय के बढ़ने पर उपभोक्ता कौन सी वस्तुओं की मांग जो है घटा देता है, तो गिफिन वस्तुओं की मांग जो है व्यक्ति घटा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि मांग में परिवर्तन का
निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? मांग में परिवर्तन क्यों होता है, क्या कारण है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से भी मांग में परिवर्तन होता है। ये भी बात हो सकती है कि आय में परिवर्तन हो गया हो, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो गया हो, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, तो भी हम लोगों का हो सकता है कि मांग में परिवर्तन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है, और सी ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो मिसिंग है, जनसंख्या वृद्धि। तो एक ऑप्शन मिसिंग है, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि जो है इससे भी मांग में परिवर्तन होता है। तो इसके जो ऑप्शन है ए, बी और सी, तीनों ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इन सभी से जो है मांग में परिवर्तन होता है। तो ये सभी कारण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, सॉरी, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। तो मांग के जो तत्व बताए थे वो मैंने आप लोगों को 5 बताए थे। वस्तु की इच्छा हो, ठीक है, साधन, साधन हो, साधन हो, साधन हो, साधन को व्यय करने की तत्परता हो, साधन को व्यय करने की, व्यय करने की तत्परता हो, ठीक है, वस्तु की निश्चित कीमत हो, वस्तु की कीमत हो, वस्तु की कीमत हो, और समय अवधि, समय अवधि। तो ये 5 जो हैं इसके तत्व हैं। तो इन तत्वों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये 5 तत्व मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। तो जो है मांग में जो कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, तो वस्तु की इच्छा हो तो बिल्कुल ये तत्व शामिल होता है। एक निश्चित मूल्य हो मतलब वस्तु की कीमत हो, ये भी होता है। साधन व्यय करने की तत्परता हो, तो ये तो होते ही हैं। और 2 और होते हैं, ये जो मैंने पांचों लिखे हुए हैं तो ये होते हैं। तो इस ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मांग में ये सारे तत्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। एक बार फिर से यहाँ पर ढाल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ढाल का क्वेश्चन कैसा होता है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, बाएं से दाएं नीचे की ओर या नीचे की ओर गिरता हुआ, ठीक है। तो बाएं से दाएं होता है और कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि नीचे से नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मांग वक्र का जो सामान्यतः ढाल होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो यही इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मांग वक्र का जो ढाल होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके मूल्य अगर कम भी हो जाते हैं तो उनमें वृद्धि नहीं होती है? तो ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो वो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, आरामदायक वस्तुएं होती हैं, विलासिता की वस्तुएं होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो याद रखिए
कि इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में, मतलब कि मूल्य में, वस्तुओं के मूल्य में अगर कमी भी हो जाती है तो उनकी मांग नहीं बढ़ेगी। जैसे अनिवार्य वस्तुओं में जैसे हम लोग भोजन में भोजन में नमक का उपयोग, भोजन में मान लो नमक है, अब नमक के मूल्य में परिवर्तन हो जाए, मान लो नमक के मूल्य में कितनी भी कमी हो जाए, लेकिन व्यक्ति खरीदेगा तो अपने ही हिसाब से स्वाद अनुसार ही उसको उपयोग करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मूल्यों में कमी होने से और ज्यादा खाने लग जाएगा या और कम खाने लगेगा और उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग, ये अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, तो वो कीमत मांग को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि मांग में अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। आय में परिवर्तन, अगर व्यक्ति की आय में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है, क्योंकि आज व्यक्ति की आय 10,000 है और कल मान लो आय उसकी सरकारी नौकरी लग गई, उसकी आय 50,000 हो गई, तो उसकी जो है मांग में परिवर्तन होगा। उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होता रहता है, टेस्ट में परिवर्तन होता रहता है, तो इसीलिए मांग में भी परिवर्तन होता है। तो ये सारे के सारे तत्व मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मांग को प्रभावित करने वाले ये सारे के सारे तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, बी और सी, मतलब डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं, ये देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि मांग के प्रकार जो होते हैं, मांग के प्रकार, और मांग के प्रकार जो होते हैं वो मैंने आप लोगों को 3 प्रकार से बताए थे। और एक होता है हम लोगों का, अगर हम लोग बात करते हैं, एक होता है कीमत मांग, कीमत मांग, एक होता है आय मांग, आय मांग, और एक होता है तिरछी मांग या आड़ी मांग, तिरछी मांग या आड़ी मांग। आय मांग जो होती हैं, इसमें 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, निम्न मतलब कि श्रेष्ठ वस्तुएं, श्रेष्ठ वस्तुएं और घटिया वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। ठीक है, और यहीं पर गिफिन को जो रॉबर्ट गिफिन ने एक नियम दिया था, तो उनका नियम जो है इसी पर लागू होता है, घटिया वस्तुओं के पर और श्रेष्ठ वस्तुओं पर। और तिरछी मांग में 2 प्रकार की मांग होती हैं, एक होती है स्थानापन्न मांग, स्थाना स्थाना स्थानापन्न स्थानापन्न मांग, और एक होती हैं हम लोगों की दूसरी जो होती हैं वो होती हैं पूरक मांग, पूरक वस्तुएं, सॉरी स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं, और एक होती हैं पूरक वस्तुएं। अब हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के बदले प्रयोग करते हैं, मतलब कि जैसे मान लो एक व्यक्ति जो है, मान लो एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो एक खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पर हम दूसरा खिलाड़ी रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो उन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगते हैं। जैसे हम लोग चाय का उपयोग, अगर मान लो चाय के मूल्य में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति कॉफी पीने लगता है, तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का उपयोग करना ही स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा ज्यादातर होता है, तो पूरक वस्तुएं उन्हें कहते हैं। चाय और कॉफी, अगर हमें पूछा जाएगा कि चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो उनमें से आप जरूर पीते होंगे, एक जरूर ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं इसका सही आंसर जो है वो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानापन्न वस्तुएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को क्लास में समझाई हुई हैं, अगर आप लोग क्लास नहीं की है तो आप लोग जरूर करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मांग का नियम,
मांग का जो नियम है, मांग का नियम है, गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो मांग का नियम जो है, अगर हम लोग बात करते हैं तो मांग का जो नियम है, एक बारे में थोड़ी सी बातें मांग के नियम के बारे में जान लेते हैं कि मांग का नियम होता क्या है। मांग का नियम, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे बताने में आप लोगों को कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम वस्तु की कीमत, मांग का नियम वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और उस कीमत पर, और और उस कीमत पर, उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा की, मांगी जाने वाली मात्रा की गुणात्मक संबंध को बताता है, गुणात्मक संबंध को बताता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये तो बात आपको पता है कि वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और और वस्तु की मात्रा, वस्तु की वस्तु की मात्रा में, वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध, विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो कैसा है, तो इसीलिए इसके गुणात्मक, मांग का नियम जो है वो कैसा कथन है, तो मांग का नियम एक गुणात्मक है, गुणात्मक कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मांग के नियम की बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी वो मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। कुछ बातें एमसीक्यू क्लास से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मांग के नियम के बारे में जान लिया है। अब बात आती है कि मांग फलन में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। तो मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण जो है वो व्यक्त करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मांग फलन क्या होता है और मांग फलन में कौन सा समीकरण जो है वो इसको व्यक्त करता है। तो जो है इसमें लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा से अधूरी बातें लिखी हुई हैं, इसको हम लोग यहाँ से पूरा कर देते हैं। पी एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स और पी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है डी एक्स और एफ इंटू पी एक्स। तो ये जो है इसका पूछा गया है कि मांग का जो निम्न, मांग फलन को निम्न को में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। तो मांग फलन को मैंने बताया था आप लोगों को कि मांग फलन को इसमें जो है सी ऑप्शन जो है वो व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है डी बराबर है, यहाँ पर अगर हम लोग डी एक्स की बात करते हैं, डी एक्स बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी एक्स बराबर किसी वस्तु की मांग, ये मांग फलन में मैंने बताया था आप लोगों को, किसी वस्तु की मांग। ठीक है, और यहाँ पर एफ जो है, एफ की बात करते हैं तो यह लिखा हुआ है फलन, जो मतलब फंक्शंस जो हैं इसके बारे में बात करते हैं, फलनात्मक संबंध के बारे में। तो इसको एफ के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो एफ में लिखा हुआ है कि भविष्य में मूल्य परिवर्तन की सम आशंका, भविष्य में, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका, इसको भी ध्यान में रखा जाता है मांग फलन में। ठीक है, और यहाँ पर जो पी एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक्स वस्तु
एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी एक्स बराबर एफ इंटू पी एक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 13 नंबर में लिखा हुआ है कि जब वस्तु की कीमत का परिवर्तन, जब एक मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग कहलाती है। तब यह मांग कौन सी मांग कहलाती है? तब यह मांग कीमत मांग नहीं, आय मांग नहीं, ये मांग तिरछी मांग कहलाती है, क्रॉस डिमांड कहलाती है। मतलब कि चाय में अगर मूल्य में परिवर्तन चाय के मूल्य में परिवर्तन होने से कॉफी की कॉफी की मांग में परिवर्तन होता है, कॉफी की मांग में परिवर्तन परिवर्तन होता है, तो इसे हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ये तिरछी मांग में होता है। देखो मूल्य में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर मांग में परिवर्तन हुआ है, तो इसे क्रॉस डिमांड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर जो है वो, इसका जो सही आंसर है, जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग कहलाती है। तो तब यह मांग तिरछी मांग कहलाती है। तब यह मांग क्या कहलाती है? तिरछी मांग कहलाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। कैसे संबंध को व्यक्त करता है? सीधे संबंध को व्यक्त करता है, धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, या विपरीत संबंध को व्यक्त करता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे संबंध को व्यक्त करता, विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, क्योंकि वस्तु की मांग में और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को, एक एक बात समझाई है। 40-40 और 30-30 मिनट की क्लासें मैंने 2-3 क्लासें ली हैं, इनको आप लोग जरूर करिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब एमसीक्यू करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, और जब डिटेल करेंगे तो सिर्फ डिटेल करेंगे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? मांग में कमी के कौन कौन से कारण हैं? तो आय में परिवर्तन या आय में कमी होने से मांग में कमी हो सकती है। ठीक है। मान लो आज व्यक्ति की आय जो है वो 40,000 है, अब उसकी आय जो है वो 20,000 रुपये रह गई है, तो हो सकता है कि उसकी मांग में कमी हो, मांग में कमी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। क्रेताओं की संख्या में कमी होने से मांग में कमी हो सकती है। आज क्रेता कुछ हैं और उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसके क्रेता कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उसमें क्रेताओं की संख्या में कमी होती है, तो ये भी मांग में कमी का एक कारण होती है। उसके बाद उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने से, आज उपभोक्ता उस चीज का उपयोग करता है तो उसकी मांग बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे करके उपभोक्ता उसको छोड़ने लगता है, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने लगता है, तो इससे हम मांग में कमी का ये कारण मान सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन से पहले हम लोगों को ये बातें समझ लेनी है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। तो मांग वक्र का जो ढाल है ऋणात्मक घटती सीमांत उपयोगिता नियम के कारण भी होता है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव भी होता है। ठीक है, जो अभी बताया है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है, और उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होने से भी मतलब कि मांग वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है, या मांग में कमी होती है। तो ये जो बातें अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं, तो यही जो बातें हैं वो यही इसी संबंधित हैं। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से, कॉफी के मूल्य में वृद्धि हो गई। कैसी? मतलब बढ़ गए, मूल्य उसके क्या हो गए? बढ़ गए। तो कॉफी को लोग छोड़कर किसका उपयोग करेंगे? चाय का उपयोग करेंगे। तो चाय की जो मांग है,
चाय की मांग जो है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चाय की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बढ़ती है या घटती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो है कॉफी के जो जो मूल्य में वृद्धि होने से जो चाय की मांग है वो क्या होगी, तो वो बढ़ जाएगी, बढ़ती है। और लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट में लिखा हुआ है कि मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग में संकुचन कब होता है, मांग में संकुचन कब होता है, कीमत जब बढ़ती है। सुनो, जब कीमत बढ़ेगी तो व्यक्ति जो है मांग कम करेगा, मांग का विस्तार होता है। एक होता है मांग का विस्तार और एक होता है मांग का संकुचन, मांग का संकुचन। तो ये दोनों बातें जो होती हैं इनको भी समझ लेते हैं, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं कि मांग जो है, मांग का संकुचन क्या होता है और मांग का विस्तार क्या होता है। जब मांग के विस्तार की बात करते हैं हम लोग कि जब वस्तु की कीमत में, जब वस्तु की जब वस्तु की कीमत में, जब वस्तु की कीमत में कमी होने से, कीमत में कमी होने से, कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, खरीदी जाएगी। अब जब खरीदी जाएगी तब उपभोक्ता जो है अपनी मांग वक्र पर जो है, उपभोक्ता जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। इसमें जो है विस्तार होगा, मांग में क्या होगा, विस्तार होगा और लोग आएंगे, तो इसीलिए मांग का विस्तार कहते हैं। और जब वस्तु की कीमत में बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। जैसे हम लोग जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसमें विस्तार होता है, वो गुब्बारा बड़ा होता है, ठीक है। और जब हवा हम उसमें कम करेंगे तब उसमें मांग जो है गुब्बारा सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो इसे हम संकुचन कहते हैं। तो जब मूल्य बढ़ेंगे तो लोग वस्तु को कम उपयोग करेंगे, कम खरीदेंगे, तो मांग क्या होगी, मांग घटेगी, तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मांग का विस्तार क्या होता है और मांग का संकुचन क्या होता है। जैसा मांग का विस्तार होता है, जिसका ठीक विपरीत जो है वो मांग का संकुचन होता है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को मांग के क्वेश्चन, मांग के नियम के क्वेश्चन, मांग के तत्व, मांग के जो घटक, मांग फलन, ये सभी के एमसीक्यू मैंने कराए हैं और ये सारे के सारे एमसीक्यू किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कहीं अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं, बी एस्टेट की बात करते हैं, या फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पीजीटी की बात करते हैं, तो ये सारे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जरूर करिए इन क्वेश्चनों को। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि डिटेल क्लास को अगर देखना चाहते हैं तो इसी में हम लोगों ने क्लास नंबर जो है 6 है, तो ये हम लोगों का 4 नंबर और 5 नंबर में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है, मांग के बारे में, टाइप ऑफ मांग के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, तो ये सारी बातें बताई हैं। अब मुझे आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है और फिर हम लोगों का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। और अगर आप लोग झारखंड पीजीटी की तैयारी करते हैं उसमें आप लोगों को एक एक जो पोर्शन होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसकी भी क्लासें यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। 10 क्लासें मैंने यहाँ पर कर ली हैं, आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने इसमें भी आप लोगों को डिटेल में बताया है। और जहाँ पर एमसीक्यू की क्लासें हैं, जहाँ पर ये एमसीक्यू लिखा हुआ है वहाँ पर इनकी एमसीक्यू क्लासें मैंने कराई हुई हैं। तो आप लोग इन क्लासों को जरूर करिए, 8 क्लासें नहीं 10 क्लासें से ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराई हैं। और जो टॉपिक्स शेष रह गए हैं उनको भी मुझे आप लोगों को कराना है। झारखंड पीजीटी में मैंने कई जो क्लासें हैं वो पहले ही अपलोड कर दी हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर करिए। और
अगर आप लोगों को जो चैनल है वो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि जिससे आपके लोग और जो भाई बंधु हैं वो भी अपने चैनल से जुड़ सकें, अपने परिवार को हम लोग और बड़ा कर सकें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।